मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, जरा तू हिम्मत तो कर। कि मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, जरा तू हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जरा तू कोशिश तो कर। हेलो एवरीवन, आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में 8 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। आज बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आइए जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज मैंने ऐसा ही 8 क्वेश्चन को लाया है जो 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बच्चों का ये कहना था कि सर हम लोग जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, लिखने का प्रोसेस बता दीजिए। तो आपको पूरा इस वीडियो के में मिल जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास दोस्त, बंधु, भाई बहन जितना भी है सबको बताइएगा, सबके मोबाइल से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं वो इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, और जो पुराने बच्चे हैं वो दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो दोबारा करेंगे तो चैनल अनसब्सक्राइब हो जाएगा। उनका काम ये रहेगा कि उस वीडियो को लाइक करेंगे और लाइक करके और शेयर कर देंगे, ठीक है ना। और जो नए बच्चे हैं वो भी अपने ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा या फिर कॉलेज का ग्रुप, जो भी ग्रुप होगा उसमें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि देखिए, आप पहले क्वेश्चन को जाइएगा वहां तो आपको मिलेगा क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन पेपर, उसको पहले ध्यान से लीजिएगा, गोड़ लाग दीजिएगा, मां सरस्वती का वंदना कर लीजिएगा। उसके बाद पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि जो 15 मिनट टाइम होता है वो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने का ही टाइम दिया जाता है। तो आप पहले 15 मिनट क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद रिलैक्स होंगे, उसके बाद आप आराम से लिखना स्टार्ट करिएगा। और लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे लिखना है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको 8 क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या अभिप्राय है। कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये साइंस का सेशन में फिजिक्स करा रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स भी 8 को पूछता है और में बनाना कितना रहता है, 4 को बनाना रहता है, ठीक है ना। आपको केमिस्ट्री भी पूछता है और उसे पूछता है बायोलॉजी का, ठीक है ना। तो आपको हर साइंस का जितना भी पोर्शन है, आपको साइंस का पोर्शन, आप लोग को एसएसटी का पोर्शन, हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, सबका कराएंगे लाइन बाय लाइन। चलिए लेक्चर बाय 1, लेक्चर बाय 2 करके आप देखिएगा, आपको हर रोज मिलेगा वीडियो। आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेशन भी मिलता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप नए हैं तो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका जवाब देने का और कैसे लिखना है। पहले तो आपको उसमें राइटिंग सुंदर सुंदर में लिखना है, और जितना ही राइटिंग सुंदर सुंदर में लिखेगा ना, और टाइम को देखते हुए, क्योंकि टाइम ऐसा होता है काम भर टाइम, पर टाइम को देखते हुए लिखिएगा। ऐसा ना कि पूरा बढ़िया बैठा क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, नहीं, पर इतना स्पीड अपना बना लीजिए। इसीलिए आपको क्वेश्चन कराते हैं, आप क्वेश्चन को इसको आप रफ कॉपी पे रिवीजन करिएगा तो आपका स्पीड बढ़ भी जाएगा और राइटिंग भी सुधर जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उसका जवाब देखते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो नेत्र है, नेत्र के अंदर जो समंजन क्षमता है उससे क्या अभिप्राय है, फिर उससे आप क्या समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए उसका जवाब क्या है। नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता वह गुण है, मतलब मानव नेत्र के अंदर जो समंजन क्षमता है वह गुण है जिसके कारण किस कारण तक सुनिए, जिसके कारण नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी, जो नेत्र है जो अपने लेंस की फोकस दूरी है, नेत्र में कौन सा लेंस होता है, नेत्र में कौन सा लेंस होता है, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछे हैं, कह रहे कि नेत्र अपनी लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित करके हमें निकट एवं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कैसे पूछा है, क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन का आंसर यही देना है। पूछेगा कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, तो वही देना है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है वो भी देना है, इसका आंसर वही होगा। देखिए क्वेश्चन में बस इतना समझाना चाह रहा है इसका आंसर ही कि नेत्र का जो समंजन क्षमता है वह एक प्रकार का ऐसा गुण है जिसके कारण जो हमारा नेत्र है वो अपनी फोकस दूरी मतलब आप नजदीक देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं, जो फोकस दूरी है इसकी जो फोकस दूरी है इसको कभी बढ़ा भी सकता है, कभी घटा भी सकता है। ये कौन सा गुण के कारण, तो समंजन क्षमता जो गुण है इसके कारण परिवर्तन कर सकता है, ठीक है ना। कभी कभी देखते होंगे
आपको ऐसा अक्सर देखने को, आप धूप में ले आते होंगे घर में तो आपको पूरा दिखता नहीं हुआ, अंधेरा अंधेरा जैसा होता है। तो उस समय क्या होता है ना कि हमारा जो फोकस दूरी होता है ना उसके अपेक्षा इसमें कम हो जाता है। और जब आप देखते होंगे जब अंधेरा घर में से आप बाहर निकलते होंगे तो आपको दूर की चीजें नहीं दिखती होगी, या फिर आप बाहर से आइएगा अंदर तो आपको दूर की चीजें नहीं दिखेगी। और फिर धीरे धीरे करके आपकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, कुछ देर तक आप खड़ा हो जाएगा अंधेरा में या फिर धूप में। तो जो फोकस दूरी होता है उसको कभी कम करना कभी बढ़ाना, ये जो गुण होता है समंजन क्षमता का होता है। समझ में आया ना? आप इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ऐसे पीडीएफ आपको देंगे, ठीक है ना, आपको पीडीएफ देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको 8 ऐसा क्वेश्चन लाना है, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन लाना है। देखिए ये पहला हो गया, ये सब VVI क्वेश्चन है, आप इस सब क्वेश्चनों को नहीं छोड़ सकते, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, जितना भी आपको हम कराने वाले 8 क्वेश्चन। देखिए कह रहे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों से आप क्या समझते हैं, या फिर अपवर्तन के नियमों को लिखे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इसका जवाब किसे देना है, पहले तो इसे आपको आंसर लिख रहा है, ठीक है, उसके बाद देना है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, तो बोलना है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, और 2 नियमों को अभी से लिखना है 1 नंबर डाल के। 1 नंबर में क्या करके, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपतित किरण है, आपको यहाँ समझाना चाहिए, ये समतल है, ये समतल पर आपतित किरण पड़ेगा, अपवर्तित किरण पड़ेगा। जो आप पढ़ने वाला किरण होता है कौन सा, आपतित किरण, जो जाता है अपवर्तित किरण। ये जो होता है ये समतल होता है। तो तीनों जो इस तल पर मिल रहा है, इसी तल को जो तलवा मिल रहा है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, जिस तल पर आकर मिल रहा है। ये नीचे वाला समतल है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण। तो ये क्या है, तीनों एक ही तल में है ना, यही है ना। तो इसको पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा समतल पर डाला गया अभिलंब, इसमें डालिएगा आपको अभिलंब मिलेगा, अभिलंब तीनों एक ही तल में है। पहला है, पहला इसको आपतित। 2 यहाँ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि अपवर्तन को, अपवर्तन के नहीं पूछ रहे, परावर्तन के नहीं। अब परावर्तन का भी पूछेगा तो यही होगा, बस यहाँ पे आपतित किरण है, परावर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपतित किरण नहीं होना चाहिए, मतलब अपवर्तित किरण है, परावर्तित किरण हो जाएगा। अब बाकी सब यही रहेगा। प्रकाश का परावर्तन पूछेगा तब पर भी वही होगा, और प्रकाश का अपवर्तन पूछेगा तो उससे पहला नियम सेम होता है, दूसरा नियम में चेंज होता है। देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम को समझते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया मतलब क्या समझते हैं, जया मतलब होता है साइन, ठीक है ना। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, मतलब आपतन कोण को कैसे सूचित किया था, आई से, और अपवर्तन कोण को आर से। तो आपतन कोण की जो जया है साइन आई, और अपवर्तन कोण की जो जया है साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है। ये नियम है, इस नियमों को एक नाम भी देते हैं, किसका, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। इतना तक आपको लिखना होगा ऐसे कि आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसके बाद लिखना है अर्थात करके, अर्थात में लिखना है कि आपतन कोण की जया कितना दिया है, साइन आर, अपवर्तन कोण की जया कितना दिया है, साइन आर, साइन आई दिया है, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया साइन आर। अब देखिए ये बराबर में क्या होना चाहिए, एक नियतांक। आप नियतांक में कुछ भी रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, पर अक्सर इसमें बताए गए हैं जो स्नेल दिए हैं वो म्यू दिए हैं, इसको म्यू बोलते हैं। तो आप इतना पर भी लिखकर, इतना पर भी लिखकर आप ऐसे कर दीजिएगा तो भी सही है, और नहीं तो यहाँ में करके साइन आई बटा साइन आर बराबर में म्यू कर दीजिएगा, ये भी सही है, ठीक है ना। अब इस तरीके से इसको अगर सजा के लिखते हैं ना तो आपको फुल में फुल नंबर। अच्छा साइन आर आई नहीं समझ रहा, कहने का मतलब आपतन कोण, मतलब ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये दोनों के बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं। ये कोणवा का जया मतलब साइन लेकर, ये अपवर्तन कोण अभिलंब के बीच जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, इसको आर से सूचित किया जाता है। तो इसकी जया मतलब साइन आर, और आपतन कोण की जया मतलब साइन आई। ये दोनों का जो अनुपात है ना नियतांक होता है, मतलब म्यू होता है, ठीक है ना, समझ में आया ना। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 3 4 आपको लगातार 8 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है और 4 नंबर क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग
क्यों नहीं किया जाता है? कह रहा है क्वेश्चन ये कि जो हम लोग घर में वायर करते हैं, जो घर में हम लोग तार लगाते हैं, उपकरण लगाते हैं, परिपथ बैठाते हैं, उसमें श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा जाता है? हम लोग समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो देखिए उसका क्या क्या रीजन है, कैसे उसका आंसर लिखना है। आंसर जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, आपको आंसर भी जैसे हम बना कर लिखे हैं उसी बना कर लिखना होगा। भले आप अपने तरीके से लिखिएगा, पर लिखने का जो तरीका है, कौन कौन सा टॉपिक डालना है हर क्वेश्चन के आंसर में, आपको इस चीज को ध्यान देना होगा। देखिए कैसे लिखना है, लिखना है कि श्रेणी क्रम समांतर का पूछ रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चन है ना। देखिए इसका आंसर किससे लिखना है। श्रेणी क्रम में सामान्य विद्युत धाराएं प्रवाहित होती है। कहने का मतलब कि जो श्रेणी क्रम है, जो श्रेणी क्रम में लगता है तार वायर जो भी, उसमें सामान्य विद्युत धाराएं बहती है। कह रहा है कि सभी उपकरणों में प्रवाहित होती है सामान्य विद्युत धारा। श्रेणी क्रम में अधिक उपकरण लगाने से धीरे धीरे धारा के मान में घट जाता है उसकी धारा के मान। करेक्ट, क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कुल प्रतिरोध बहुत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपकरण के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। आपको समझाना चाहे तो समझ सकते हैं इसे कि जो श्रेणी क्रम होता है ओकरा में जो विद्युत धारा होता है ना, वो समान रूप से बहता है। कैसा बहता है? समान रूप से। और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन हम लोग उपकरण लगा देते हैं। श्रेणी क्रम में लाइन बाय लाइन अगर उपकरण लगा दीजिएगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा। अगर एक ही लाइन में बहुत सारा उपकरण को जोड़ दीजिए, उपकरण मतलब समझ रहा है ना, बहुत सारा मशीन, आप समझिए टीवी जोड़ दिए हैं, कहीं कूलर जोड़ दिए हैं, कहीं फ्रिज जोड़ दिए हैं, तो मतलब एक उपकरण में बहुत सारा चीज जोड़ दिए हैं और उपकरण में बीचे में प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध है तो आप बताइए, जो प्रतिरोध उसमें एक ही तरफ जा रहा है ओकरा में प्रतिरोधो कम है, तो ओकरा में धारा का मान कम हो जाएगा कि नहीं? प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मान को कम करता है। तो एगो तरवे जा रहा है, मतलब श्रेणी क्रम में एक ही तार जाता है और श्रेणी क्रम में ठाई नहीं प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध है जिसके कारण विद्युत की धारा में उसकी मान में कमी आ जाएगी। अब देखिए, अब आपको समझाना चाहिए कि एक वायर है पूरा, देखिए ये पूरा वायर है, यहाँ से यहाँ तक लाइन जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इसके बीच में यहाँ उपकरण जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, यहाँ 2-3 को उपकरण जोड़ दिए, यहाँ से जा रहा है, यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध है। तो बताइए, जो प्रतिरोध का एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है, मान पूरा प्रतिरोध हो गया, एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है, तो यहाँ जो विभवांतर उत्पन्न होगा और फिर विषय में प्रतिरोध रहा है, तो क्या इसके बराबर में यहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोधों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण उसमें उसका विभवांतर है, विभवांतर का इस छोर और इस छोर में भिन्न भिन्न उत्पन्न होने लगता है। वही लगे है कि सिरों का विभवांतर भिन्न भिन्न हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट उत्पन्न हुआ, इधर 3 वोल्ट हुआ, वो वाला प्रतिरोध पे जा रहा है तो इधर 6 वोल्ट हो रहा है और उधर 2 वोल्ट हो रहा है, तो अलग अलग विभवांतर भिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है ना। इसको आपको ऐसे लिखना है, आप कॉपी लिए होंगे ना, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, आप इसको उतार सकते हैं कि श्रेणी क्रम में सामान्य विद्युत धारा सभी उपकरणों में प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में अधिकांश उपकरण लगे धीरे धीरे धारा के मान में कमी हो जाती है, घटने लगता है, कमी हो जाती है, क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है, सभी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और कुल प्रतिरोध बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उसमें प्रतिरोध जुड़ गया तो कुल ज्यादा प्रतिरोध हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपकरण के सिरों पर विभवांतर भी भिन्न भिन्न हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है ना। आपको 3 नंबर समझ में, 3 नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। देखिए अब 4 नंबर समझा रहे हैं। 4 नंबर भी बहुत आसान है पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा वेरी वीवीआई कर लीजिएगा, वेरी वीवीआई। इसका बहुत बार पूछता है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता? रक्ताभ मतलब लाल, सूर्योदय या फिर अस्त, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। सूर्योदय मतलब क्या होता है? उगना, और सूर्यास्त मतलब सूर्य डूब रहा है, तो उस समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो आइए आपको रीजन बताते हैं क्यों दिखाई देता है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ या फिर सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो आंसर ऐसे लिखना है। आपको हर टॉपिक को उसमें इन्वॉल्व करना है कि सूर्योदय एवं अस्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। क्षितिज मतलब समझते हैं, हमारे आंख के सामने, ये जो आंख है इसके सामने कोई चीज है तो क्षितिज में है, अगर ऐसे रहेगा तो ऊर्ध्वाधर में रहेगा, खड़ा रहेगा तो क्षितिज मतलब क्षितिज के सामने होता है। वही कह रहा है कि सूर्योदय एवं अस्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, मतलब हमारे आंखों के सामने होता है। ठीक है ना। अब देखिए सूर्य की किरणों को हम तक सूर्य की किरणों तक हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से गुजरकर पहुंचना पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो सूर्य है, सूर्य जहां उगता है, मान लीजिए उधर उग रहा है,
पूरब में, ठीक है, पूरब में होगा, क्षितिज में मेरे आंख के सामने है, तो वहां से प्रकाश, सूर्य बहुत दूर होता है, तो वहां से किरणें मेरे आंख तक पहुंचने के लिए बहुत सारे वातावरणीय परतें होती है ना, उसको पार करके आना पड़ता है, बहुत ज्यादा चीज को पार करके आना है, कभी सघन माध्यम में, कभी विरल माध्यम में, कभी संक्षाप्त मंडल में, अलग अलग मंडलों में भी देखिए उसको गुजर कर आना पड़ता है मोटी परतों से। इस कारण नीले और कम तरंगधार्य के अधिकांश भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्राकृतिक कर दिया जाता है और उच्च तरंगधार्य के लाल किरणों हमारी आंखों के पास पहुंचती है। इसी कारण हमें सूर्य लाल यानी रक्ताभ दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि जब मोटी परतें और वातावरणीय परतों को पार करके आएगा तो उसमें कौन कौन जो है प्रकीर्णित हो जाएगा, मतलब विक्षेपित हो जाता है। तो अगर नीला कलर का हो या फिर सबसे ज्यादा किसका तरंगधार्य होता है, लाल कलर का, तो लाल कलर का अधिक तरंगधार्य होने के कारण ही सब चीज को पार करके मेरे आंखों के पास पहुंच पाता है। और नहीं तो जिसका कम कम है, जैसे नीला हुआ, बैगनी हुआ और उसमें हरा होता है, उन लोग का जो तरंगधार्य होता है वो बहुत कम होता है। तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों से टकराकर विक्षेपित हो जाते हैं, प्राकृतिक हो जाते हैं, और जो लाल रंग होता है वो डायरेक्ट हमारे आंखों के पास आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसका तरंगधार्य लाल मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, समझ में आया? 4 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर अगर आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए, चलिए कॉपी पर भी उतार लीजिए। आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। सुनिए, आप लोग को ना क्या करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 8-8 क्वेश्चन के कराएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके चलते आप लोग बोर फील करेंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2 फेज में कराऊं। पहले 4 क्वेश्चन एक बार करा दूं, और फिर लेक्चर नंबर 2 में आप लोग को 4 क्वेश्चन करा देंगे, ताकि 8 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन 4 है, क्योंकि आप लोग को बड़ा वीडियो हो जाएगा ना तो आप लोग को देखने में बोर लगेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोग के पास पहुंचाएगा। ठीक है ना, तो आप पहले की सेशन में आपको 4 करा रहे हैं, फिर जस्ट इसके नीचे आप लोग देखिएगा तो लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें आप लोग को 4 और क्वेश्चन करा देंगे, जिसमें 8 हो जाएगा। ठीक है ना, आप इस वीडियो में इस 4 ही क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन मतलब अगला वीडियो में 4 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इसीलिए, और जो पुराने बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, नए बच्चे भी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आप भी चाहते हैं अगर 10th क्लास के बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाना और हर क्वेश्चन को टच करना, तो आपको हम हर क्वेश्चन टच कराएंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन भी लेकर आते हैं, सब्जेक्टिव सेशन भी लाते हैं, 5 नंबर का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपका एक सब्सक्राइबर से कुछ नहीं जाता है, पर हम लोग के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन पैदा करता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।